हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में कैलोरीमेट्री की। तो कैलोरीमेट्री एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग हीट को मेजर करते हैं। सो कैलोरीमेट्री इज ऑल अबाउट मेजरिंग हीट। कैलोरीमेट्री जो है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी मेजर बेसिकली हीट। सो इट इज़ नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट के मेजरमेंट के प्रोसेस को हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस यूज करते हैं। इस डिवाइस का नाम है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। और इस कैलोरीमीटर डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग हीट को मेजर करने के लिए। तो पहले इस डिवाइस में क्या होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मुझे किसी चीज का हीट मेजर करना है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉपर का स्फीयर ले लिया, कॉपर या एल्यूमिनियम या किसी भी मेटल का एक स्फीयर ले लिया और उसको हीट किया मैंने ज़बरदस्त लेवल पे। अच्छा खासा उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। अब इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं क्या, देखो कि जब तुम इसके अंदर डालोगे इस कॉपर के स्फीयर को, इस पूरे कैलोरीमीटर के अंदर हम लोग डाल देते हैं। और कैलोरीमीटर में क्या चीज़ें रहती है पहले वो देख लो। कैलोरीमीटर में ये आप देख रहे हो वॉल, ये एक पर्टिकुलर मटेरियल से बना हुआ होता है और मोस्टली वो जो मटेरियल होता है वो आपका मेटल ही होता है, जैसे कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया। तो आपका जो कैलोरीमीटर है वो कॉपर या एल्यूमिनियम ऐसे मटेरियल से बना हुआ था और ये वो वाला मटेरियल है जो चारों साइड से लगा हुआ होगा। उसके बाहर पूरी कोटिंग होगी और ये एक्चुअली इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि मान लो आपका थर्माकोल हो गया या वुड हो गया, उसके ये पूरा वॉल हम चारों साइड से बना के रख देते हैं इन इंसुलेटिंग मटेरियल से, जिससे आपका जो हीट है वो अंदर से एनवायरनमेंट में ना जा पाए, सराउंडिंग में ना जा पाए और सराउंडिंग से हीट अंदर ना जा पाए। तो हमने क्या किया, सराउंडिंग से इसको इंसुलेट कर दिया, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अब इसके अंदर होता है लिक्विड। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लिक्विड होता है वो वाटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक स्टरर होता है। तो स्टरर क्या होता है, हम मिलाने के लिए, स्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये स्टरर का जो जनरली मटेरियल होता है, ये वही मटेरियल होता है जो आपका कैलोरीमीटर का मटेरियल होता है। दिस इज कैलोरीमीटर्स मटेरियल। तो जो भी ये कैलोरीमीटर का मटेरियल है, अगर मान लो मटेरियल, अगर ये मान लो वॉल कैलोरीमीटर का कॉपर का बना हुआ है तो हम स्टरर भी कॉपर का लेते हैं। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो हम ये भी एल्यूमिनियम का लेते हैं स्टरर। जनरली इन दोनों का मटेरियल सेम रखा जाता है। तो ये इसके अंदर एक होल होता है, उस होल के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टरर का यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए। और दूसरा आपका एक और होल होता है जिसके अंदर हम लोग थर्मोमीटर डालते हैं, ताकि ये थर्मोमीटर आपके कैलोरीमीटर के अंदर इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर सके, ठीक है। अब देखो हम करते क्या है कि हम इस कॉपर बॉल को हीट करने पर जो भी इसने हीट गेन किया रहेगा उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर डालने पर अब देखो होगा क्या, मान लो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को डाल दिया मैंने, कॉपर है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। और अब क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे है, आपका वाटर और कैलोरीमीटर दोनों जो होता है वो सेम टेम्परेचर पे होता है। हम मान के चलते हैं कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि फिलहाल हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये वाटर भी होगा और कैलोरीमीटर भी होगा। ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्योंकि उसको अभी तक हम लोगों ने हीट नहीं किया है। लेकिन आपका जो ये स्फीयर होगा, कौन सा, जिसको हम लोगों ने अभी तक इंट्रोड्यूस किया, कॉपर का स्फीयर जिसको हीट किया हम लोगों ने, या कोई भी मेटल का स्फीयर हीट करके इसमें इंट्रोड्यूस किया, इसको हीट किया था, इसका टेम्परेचर एकदम हाई होगा। अब हम लोग को पता है कि अगर सपोज करो दो मटेरियल साथ में आते हैं और एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है, मान लो T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हीट फ्लो होगा और हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे है आपका वाटर और कैलोरीमीटर। वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर डाउन है और आपका जो हीटेड स्फीयर है जिसको आपने हीट किया उसका टेम्परेचर हाई है। तो इससे होगा क्या कि इसमें से हीट बाहर निकलेगा, वाटर के पास जाएगा कुछ अमाउंट ऑफ हीट, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है कैलोरीमीटर के पास जाएगा। सिंपल है, या तो वाटर के थ्रू जाए या फिर डायरेक्टली जो कैलोरीमीटर पे कोई एक टच कर रहा है इसके पास चले जाए। इन शॉर्ट आप लोग को यहाँ से स्फीयर से जो भी हीट निकलता है, ये हीट वाटर को भी मिलता है और आपके कैलोरीमीटर को भी मिलता है, राइट।
यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं, इसको मैं हटा दूँ, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, और ये तो जनरल सी बात है, जितना हीट इस स्फीयर ने खोया होगा या फिर जितना हीट उसका कम हुआ होगा, उतना ही हीट कैलोरीमीटर को और वाटर को मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट, जिसने भी हीट लूज किया है, इज इक्वल टू हीट गेन। उतना ही हीट किसी और ने गेन कर लिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गायब नहीं हो सकती, राइट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हॉट ऑब्जेक्ट ने जितना हीट लॉस किया है, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट ने जितना हीट लूज किया है, उतना ही हीट आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन कर लेगा, उसको मिल जाएगा। यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट है हमारा कॉपर, इसको हीट किया था, तो कॉपर ने जितना भी हीट लॉस किया होगा, लेट्स से इट इज Q1, दैट इज इक्वल टू, कॉपर ने जितना भी हीट लॉस किया उतना अमाउंट ऑफ हीट वाटर को प्लस कैलोरीमीटर को मिला। तो मान लो वाटर को हीट मिला है Q2 और कैलोरीमीटर को मिला है Q3। तो आपका वाटर प्लस कैलोरीमीटर, इन दोनों को जितना भी हीट मिला, दैट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द स्फीयर। उतना जितना हीट लॉस स्फीयर ने किया, उतना ही दोनों वाटर और कैलोरीमीटर में बट गया। सिंपल है। अब यहाँ पे Q का फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जितना हीट इसने लूज़ किया है और वो दोनों हीट जो है वो आपका वाटर और कैलोरीमीटर में इक्वल अमाउंट में बट जाए, इक्वल अमाउंट में नहीं बटेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि जिसकी जितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस हिसाब से वो हीट गेन करेगा। अच्छा, ये हीट गेन कब तक करेगा, क्वेश्चन ये भी है। मतलब ये हीट लूज करता जाएगा और उसके बाद वाटर और कैलोरीमीटर हीट गेन करता जाएगा, पर ये प्रोसेस कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक वाटर, कैलोरीमीटर और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पे T टेम्परेचर जो है इन सबका कॉमन टेम्परेचर है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सबका एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा और सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब सबका टेम्परेचर सेम हो जाए तब ये हीट लॉस्ट और हीट गेन वाला जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। ये तो तभी तक होगा ना जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहे। तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि मान लो सबका टेम्परेचर सेम हो गया और सबका टेम्परेचर मान लो 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब तो इसके बाद हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे टाइम पे हम लोग को पता है कि सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है, तो सबने सेम हीट गेन नहीं किया होगा। अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो अपना अमाउंट ऑफ हीट गेन किया होगा। सो Q1, Q2, Q3 विल बी डिफरेंट। यस, बट Q2 प्लस Q3 जो भी हीट टोटल गेन किया गया है वो Q1 के बराबर होगा जो भी लॉस किया गया है या हॉट ऑब्जेक्ट ने जो लूज किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, Q इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन m डेल्टा T, मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, हम Q का फॉर्मूला ढूंढ लेंगे कि हीट ट्रांसफर्ड Q जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m, ये दोनों को यहाँ भेज दो, S डेल्टा T। तो अगर मुझे किसी का भी हीट कैलकुलेट करना है तो उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर लो और ये देख लो कि भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ से आप चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे और आप हीट ट्रांसफर ढूंढ सकते हो कि कितना हुआ है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, दोनों को कंबाइन करके। ये कैसे करते हैं इसका हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे, इससे और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखो क्या है, A copper ball of mass 100 gram is at temperature T. It is dropped in copper calorimeter of mass 100 gram. तो यहाँ पे देखो आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका कॉपर का एक कैलोरीमीटर है और इस कॉपर के कैलोरीमीटर का कॉपर का स्फीयर डाल के रखा हुआ है, ठीक है। स्फीयर का मास इन्होंने दे के रखा हुआ है 100 ग्राम, कैलोरीमीटर का मास भी दे रखा है 100 ग्राम, और ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, दोनों कॉपर का मटेरियल ही है,
ठीक है। इसका टेम्परेचर फिलहाल जो है वो टेम्परेचर टी है, कॉपर का जो टेम्परेचर है, जो स्फीयर का टेम्परेचर है वो टी है, ऐसा बोला उन्होंने। इट इज ड्रॉप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम फिल्ड विथ वाटर 700 ग्राम। इसमें जो वाटर भरा हुआ है, इस वाटर का आपके पास जो मास दे रखा है वो टोटल 170 ग्राम बोला है ना। हाँ, इसका वाटर का मास 170 ग्राम बोल रहा है। और एट रूम टेम्परेचर उन्होंने दे के रखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। आप देखो तो ये सारा फिलहाल जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर मतलब आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये ध्यान रहे। ओके, हाँ, इसका टेम्परेचर जो है, इसको तो हीट किया गया है, ये जो स्फीयर डाला है, तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, 30 डिग्री से ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा, ये टी टेम्परेचर होगा, तो इसका टेम्परेचर टी बोला है। नाउ सब्सिक्वेंटली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज फाउंड टू बी 75 डिग्री सेल्सियस। कुछ टाइम के बाद जब हीट ट्रांसफर हुआ इस हॉट ऑब्जेक्ट से, वाटर ने और कैलोरीमीटर ने हीट एब्जॉर्ब किया, तो फाइनली सबका टेम्परेचर हो गया, वो फाइनल टेम्परेचर आपका आ गया। फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया है? 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है। टी इज गिवन बाय, मतलब कैपिटल टी, ये जो आपने स्फीयर डाला है इसके अंदर, इसका टेम्परेचर क्या था वो पूछा है, जो हम लोग को मालूम नहीं है। रूम टेम्परेचर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर निकालोगे तो क्या होगा? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब हीट लूज किसने किया है? तो हीट लूज किया है इस बॉडी ने। तो हीट लूज मैंने Q का वैल्यू बताया था आपको, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, फिर लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, या फिर Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो हम मान के चलते हैं कि आपका Q1 जो है वो इस स्फीयर का हीट ट्रांसफर है या हीट लॉस्ट है, Q2 जो हीट इसने गेन किया है वाटर ने, और Q3 जो कैलोरीमीटर ने। ओके, तो अब Q का फॉर्मूला हमने देखा था, यहाँ पे क्या होता है? MS डेल्टा टी, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मास कितना दिया हुआ है बताओ? इसकी बात करते हैं, स्फीयर की बात। स्फीयर का मास कितना दिया हुआ है? 100। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि CGS यूनिट में ही काम करते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो हम लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे, फिलहाल CGS यूनिट में रहो। तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, M तो लिख दिया यहाँ पे 100 ग्राम। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है? 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो 0.1 लिख दो। और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब सुनो, इसका टेम्परेचर T था जो कि हाई टेम्परेचर पे था, और फाइनली लास्ट में सबका टेम्परेचर क्या हो गया? सबका टेम्परेचर 75 हो गया। तो T से 75 पे डाउन हो गया ना, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा बताओ? पहले T था वो 75 हो गया, तो आप इसको माइनस कर दो। जैसे मान लो पहले 100 था, 75 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस। और इसको कभी नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परेचर हाई है। तो शुरू में ही इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, बाद में 75 हो गया, माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा? T माइनस 75। ये हो गया इसका चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो Q1 तो लिख दिया हम लोगों ने इस फॉर्मूले से, MS डेल्टा टी। Q2 की बात है, Q2 मतलब हमारा वाटर ले लो या कैलोरीमीटर ले लो। चलो वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर का M जो है मास दे के रखा हुआ है, वाटर का मास कितना दिया हुआ है? वाटर का मास दिया हुआ है 170, तो M इंटू, अच्छा, वाटर का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है वो ग्राम में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रहे, वाटर का हमेशा स्पेसिफिक कैपेसिटी आप क्या लोगे? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो इंटू 1 हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था पहले, तो रूम टेम्परेचर कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर और कैलोरीमीटर पहले तो रूम टेम्परेचर पे थे, अब वाटर ने हीट गेन किया है, तो जब वाटर हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। 30 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, फाइनल टेम्परेचर सबका तो 75 है, तो चेंज कितना आया? 45 का। MS डेल्टा टी वाटर के लिए 45 चेंज हो जाएगा। चलो ये तो वाटर की बात हो गई। अब बात करते हैं कॉपर की, सॉरी कैलोरीमीटर की। तो कैलोरीमीटर भी कॉपर से ही बना हुआ है, तो कैलोरीमीटर का मास कितना दिया हुआ है? कैलोरीमीटर का मास भी 100 ग्राम दिया है, तो M इसका हो जाएगा 100, और कॉपर का ही यहाँ पे S का वैल्यू आएगा क्योंकि ये भी कॉपर से बना हुआ है। तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर उतना ही होगा जितना वाटर का होगा, क्योंकि ये भी 30 डिग्री सेल्सियस पे था पहले और 75 पे पहुंचा। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा।
इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो 10 हो जाएगा, 10 इंटू टी माइनस 75 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 170 मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस यहाँ पे फिर से 10 इंटू 45 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो तो ये 0 0 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टी माइनस 75 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस 45। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 45 करोगे तो आपको 810 मिल जाएगा। 810 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 855, राइट। तो ये 855, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई कर लो इसको। 17 मल्टीप्लाइड बाय 45 करोगे तो 7 5 35, 7 4 28, 28 प्लस 5 हो जाएगा 33, 36 और 4 3 7, 765 हो रहा है, सॉरी 765 और प्लस 45 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 810 और ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 885। तो 885 डिग्री सेल्सियस ये आपका इस मटेरियल का सबसे स्टार्टिंग का ही टेम्परेचर था। और आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ मास 0.20 kg इज हीटेड अप टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एक स्फीयर है और उसको हम लोगों ने 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। इसका मास दे रखा है 0.20 kg, ओके। अच्छा, इमीडिएटली इट इज पुट इनटू वाटर ऑफ वॉल्यूम 150 cc एट 27 डिग्री सेल्सियस। वाटर का इस बार मास नहीं दिया हुआ है, वाटर का वॉल्यूम देके रखा हुआ है 150 cc, और cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रहे। और वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। केप्ट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg। इसका मतलब वो कैलोरीमीटर की बात कर रहा है। कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है। इस वाटर का टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, क्या क्या देके रखा हुआ है, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है। इस केस में वाटर का दिया हुआ है वॉल्यूम, और वो कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। देखो, जो वाटर का और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा, सेम टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसके अलावा वाटर की तो सारी बात हो गई, वाटर का वॉल्यूम देके रखा हुआ है। वाटर का डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम सीजीएस यूनिट में ले तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और अगर हम एसआई यूनिट ले तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। पर यहाँ पे हम एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट प्रीफर करेंगे क्योंकि वॉल्यूम भी सीजीएस यूनिट में दे रखा है। अब इसका मास आप निकाल लोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। तो भाई आपका वाटर का मास तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों हम लोग को पता है। चलो ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने ये स्फीयर डाल दिया, ये वाला स्फीयर डाल दिया, ये जो स्फीयर की मैं बात कर रहा था, एल्यूमिनियम स्फीयर। इसका मास इन्होंने देके रखा हुआ है 0.20 kg। अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 200 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास एल्यूमिनियम 200 ग्राम का है और इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इनिशियल सबका टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं। वाटर का, कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं कैलोरीमीटर की, क्योंकि कैलोरीमीटर में थोड़ा अलग कुछ दिया हुआ है। वो ये बोल रहा है कि केप्ट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg है। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, आपको यहाँ पे ये जो क्वांटिटी दे के रखा हुआ है, ये कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है उतना अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, उतना अमाउंट ऑफ वाटर, जितने अमाउंट ऑफ वाटर का अगर आप थर्मल कैपेसिटी निकालो तो वो बॉडी के थर्मल कैपेसिटी के बराबर आ जाए। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, उसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। एक और होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, पर मैं ये यूज कर रहा हूं। मान लो तुमने किसी बॉडी का थर्मल कैपेसिटी निकाला, ठीक है, और थर्मल कैपेसिटी आपका कुछ ना कुछ आ गया m/s। अब क्या करो कि आप इतना क्वांटिटी लो वाटर का, इतना क्वांटिटी लो वाटर का, मान लो वाटर का क्वांटिटी आपने mw ले लिया, मतलब इतना मास लेना है आपको वाटर का कि जितने मास का थर्मल कैपेसिटी वही आए जो इस बॉडी का थर्मल कैपेसिटी आया है। मतलब सिंपल है
कि आपको वाटर का उतना मास लेना है जितने की थर्मल कैपेसिटी इस बॉडी के थर्मल कैपेसिटी के इक्वल हो जाए। तो मान लो बॉडी का थर्मल कैपेसिटी इतना आया, और अगर आप सपोज करो mw मास लेने पर इसकी थर्मल कैपेसिटी वाटर की बॉडी के बराबर हो जा रहा है, तो फिर वाटर का थर्मल कैपेसिटी क्या होगा बताओ? इसका भी मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इतना मास लेना है कि वाटर का और बॉडी का दोनों का थर्मल कैपेसिटी सेम हो जाए। तो जो आपने मास लिया है वाटर का, इसको बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। थोड़ा सा अजीब है ये चीज, घुमाया फिरा हुआ है। इसको बोला जाता है, इस क्वांटिटी को बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपने लिया। तो अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो इसका मतलब आपको मास दे के रखा है वाटर का, तो ये वाटर का मास दे रखा है। इतना अगर वाटर का मास लोगे आप तो इसकी थर्मल कैपेसिटी और बॉडी की थर्मल कैपेसिटी सेम हो जाएगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये इक्वेशन यूज करना है। और इस इक्वेशन में mw के जगह पे आपको क्या यूज करना है? जो भी आपको वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, समझे? ms इज इक्वल टू mw इंटू SW। यहाँ पे ये वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी है और ये वो मास है जिसको वो बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट। ये थोड़ा ध्यान में रखो तो आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे कि वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है कैलोरीमीटर का। तो अगर मैं कैलोरीमीटर की बात करूं तो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, इसका मतलब mw दे रखा है। और mw का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.025 kg। पर मैंने कहा था इसको ग्राम में लिखो, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 ग्राम हो जाएगा, आई थिंक, राइट? हाँ, 25 ग्राम हो जाएगा। चलो, ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गया। अब अगेन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे और आपको जो पूछा है फाइंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सॉरी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 40 डिग्री सेल्सियस है, ये भूल गया मैं। जब हीट ट्रांसफर हो जाएगा पूरा, इस एल्यूमिनियम में से हीट ट्रांसफर होगा और कुछ हीट जाएगा वाटर के पास, कुछ हीट जाएगा कैलोरीमीटर के पास। तो फाइनली जब ये हीट ट्रांसफर रुक जाएगा तो सिस्टम का टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस इस पूरे सिस्टम का अपना क्या होगा? कॉमन टेम्परेचर है, ठीक है? कॉमन टेम्परेचर यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो ये एल्यूमिनियम स्फीयर है इसका टेम्परेचर डाउन होगा, वाटर क्योंकि हीट गेन कर रहा है, कैलोरीमीटर क्योंकि हीट गेन कर रहा है, तो इन दोनों का टेम्परेचर राइज हो जाएगा ना। अपना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर के हिसाब से हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, यही रहने वाला है, राइट? चलो, अब हीट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसको हम लिख देते हैं Q। इसको Q लिखते हैं, चलो, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दिस इज हीट लॉस्ट बाय दिस स्फीयर। हीट लॉस बाय दिस स्फीयर का मतलब ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। तो मुझे बताओ कि इस स्फीयर का मास कितना है? स्फीयर का मास कितना है? स्फीयर का मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय s, मतलब इस स्फीयर का एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को कैलकुलेट करने बोला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वो कैलकुलेट करना है हमको, तो इसको s लिख देते हैं। और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? देखो, एल्यूमिनियम का पहले टेम्परेचर था 150 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद फिर डाउन हो गया, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। सबका फाइनल टेम्परेचर 40 है, 150 से 40 है, इसका मतलब 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ है। चेंज कितना हुआ? 110 का। ये तो भाई बात हो गई कॉपर की, ये एल्यूमिनियम स्फीयर की। अब उसके बाद हम करते हैं वाटर की बात, ठीक है? वाटर के केस में अगेन ms डेल्टा टी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग हीट के लिए, ms डेल्टा टी। इसको ध्यान रखो। वाटर का मास कितना दिया हुआ है? भाई देखो, वाटर का मास नहीं दिया हुआ है लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि मास जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये आ गया आपका मास, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का होता है 1, आप जानते हो, राइट? और उसके बाद वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? वाटर का टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, वाटर और कैलोरीमीटर दोनों का। फाइनली बढ़ के कितना हो गया? 40। 27 से 40 गया, इसका मतलब 13 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है। ये बात हो गई वाटर की। अब बात कर रहे हैं कैलोरीमीटर की। मान लो कैलोरीमीटर का जो स्पेसिफिक मास जो है वो दे के नहीं रखा है। देखो, कैलोरीमीटर का आपको वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो आएंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो एक काम करते हैं, कैलोरीमीटर का मास m मान लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s मान लेते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर तो दिया हुआ ही है। इसका भी टेम्परेचर पहले 27 था, बाद में 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 चेंज कितना आया 13 का, है ना, 27 से 40, इसका भी चेंज 13 का आया। चलो अब अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 11 2 22, कितना हो जाएगा 22 और 0 0 0 इंटू एस इज इक्वल टू, नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हम लोग को पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम 150 होता है। तो दिस विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 115 का वॉल्यूम देके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 13 हो जाएगा, प्लस नाउ देखो इसका वाटर इक्विवेलेंट देके रखा है आपको, किसका, कैलोरीमीटर का। अब मैंने आपको बताया था कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, एम एस इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू, अभी हम लोगों ने देखा था। अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो एम एस इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू लिखो, और उन्होंने एम डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो इसका मतलब एम डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है, और ऐसे केस में थर्मल कैपेसिटी ऑब्जेक्ट का और वाटर का सेम होता है, तो हम एम एस की जगह पे एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, एम एस की जगह पे क्या लिख दोगे, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू 13। चलो ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, और ये 22000 इंटू एस इज इक्वल टू 150 इंटू 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस, अब ये है आपका वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 0.025, या फिर हमने देखा था यहाँ पे इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 25 ग्राम हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को पता है 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 13 आ गया, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें आपको दे रखी है और आपको सिर्फ एस ढूंढना है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और आपको जो वैल्यू आएगा एस का वो आपका आ जाएगा 0.1034। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है 0.1034, लेकिन हम लोग ने इसमें हीट जो है वो कैलोरी में मेजर किया है। यहाँ कहीं भी देखो हीट हमने किस में किया है, कैलोरी में मेजर किया हुआ है, क्योंकि हमने जो भी वैल्यू लिया हुआ है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर जगह पे क्या लिया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमने ग्राम यूज किया हुआ है, कैलोरी यूज किया हुआ है यूनिट में, पर हम लोग को आंसर में जो है वो जूल यूज किया हुआ है, आंसर में जूल यूज किया और केजी यूज किया है, यूनिट चेंज कर दिया ना, तो हम भी यहाँ पे यूनिट चेंज करेंगे। तो एस इज इक्वल टू 0.1034 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं पहले से करके रखा हूँ। इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो 0.1034 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जूल हो गया, अपॉन देखो ग्राम डिग्री सेल्सियस है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ केजी लिखना पड़ेगा आपको। अब ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 434 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अगर ये मैंने सॉल्व किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेना। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन ज़रूर था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तो आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी एक्चुअली में इसमें है काफ़ी। तो ये 2 क्वेश्चन से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरीमीटर जो है वो किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।